हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को सेमेस्टर 3 से जो आपका सब्जेक्ट है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, इसके हिंदी मीडियम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वन शॉट करवाने वाला हूं। फ्री पीडीएफ नोट्स आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ड्यू, एसओएल और एनसीवेब सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @एकलव्य स्नातक 1 इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारी की सारी पीडीएफ्स मिलती रहेंगी, सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो भी वीडियोस के लिंक होंगे लेटेस्ट वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट eklavyastudypoint.com, हमारी वेबसाइट भी है और एकलव्य स्टडी पॉइंट नाम से ही इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज़ को भेज सकते हैं, आपका रिप्लाई किया जाएगा। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, वो है लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र के विभिन्न मॉडल या फिर लोकतंत्र के विभिन्न रूपों की चर्चा करनी है हमें। खासकर प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, प्रतिनिधि लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र, विचार विमर्शात्मक लोकतंत्र, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें जो है यहाँ पे विचार विमर्श करना है। तो देखिए, सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। लोकतंत्र, जिसको आप डेमोक्रेसी भी कहते हो, ये दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है जनता, क्रेटोस का मतलब होता है शक्ति या फिर शासन। तो आप इसको कह सकते हो वन लाइन में कि लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन, ऐसा शासन जहाँ पे जनता मेन है। तो लोकतंत्र में जनता ही वास्तविक शक्ति का स्रोत है, यानी कि जो सत्ता में जो बैठा होगा वो जनता के द्वारा ही बैठेगा। यहाँ तो लोग सीधा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेंगे या फिर चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को आगे भेजेंगे और फिर प्रतिनिधि हमारा देश चलाएंगे और उन प्रतिनिधियों को हम ही आगे भेजेंगे। तो अब हम लोकतंत्र की परिभाषा पे अगर ध्यान दें तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कहा जाता है कि लोग अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, आपके एरिया के विधायक हों, एमपी हों। तो सरकार जो है वो जनता की इच्छा के अनुसार ही कार्य करती है, जनता के इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकती। नागरिक राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता का आनंद लेते हैं। जहाँ पर भी लोकतंत्र होगा वहाँ के लोगों को कुछ आज़ादी होगी, कुछ स्वतंत्रताएं होंगी। अब्राहम लिंकन जी ने कुछ लाइन बोली थी कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। यानी कि एक ऐसा शासन जो जनता का है, जिसमें जनता मेन है, जनता द्वारा है, यानी कि जनता उसमें मतलब जो है उसमें शासन कर रही है और जनता के लिए ही कर रही है। तो लोकतंत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सबसे पहले तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई निष्पक्षता मतलब पक्षपात नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। कानून के समक्ष सभी को समान समझा जाएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, बोलने चालने की, अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता होगी। कानून का शासन होगा, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होंगे। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, यानी कि जितने भी नागरिक हैं सभी को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाएंगे और उसको बचाया जाएगा, कोई उसको छीने ना, उसका हनन ना करे। नागरिकों की भागीदारी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें। तो यही सभी विशेषताएं लोकतंत्र को खास बनाती हैं तानाशाही या फिर राजतंत्र से। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता बिना किसी प्रतिनिधि का चुनाव किए स्वयं सीधे निर्णय लेती है। कोई नेता नहीं होगा इसमें, खुद जनता ही जो है डिसीजंस लेगी। तो आखिर ये काम कैसे करता है ये वाला सिस्टम? देखो, जो नागरिक होते हैं वो कानून या फिर नीतियों पर सीधा मतदान करते हैं। कोई भी कानून बनाना है, कोई नीति बनानी है तो खुद नागरिक ही उसके ऊपर काम करेंगे। इसमें जनसभाएं आयोजित की जाती हैं, जनमत संग्रह, जनमत प्रश्न यानी कि लोगों से सवाल पूछना, लोगों के जवाब लेना, सभाएं करना। तो ऐसा प्राचीन यूनान में हुआ करता था, एथेंस या फिर स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वहाँ पर भी जनमत संग्रह होता है। ये एक एग्जाम्पल है। फ़ायदा क्या है? देखो, जनता डायरेक्ट नियंत्रण ले रही है इसमें, भागीदारी जनता की बहुत एक्टिव है, सक्रिय है।
कुछ नुकसान हैं कि बड़े देशों के अंदर ये काम की चीज़ नहीं है, ये छोटे देशों के लिए तो बहुत अच्छा है। बड़े देशों में संख्या इतनी होती है लोगों की, आप किस किस की सुनोगे, और ये समय लेने वाला और बहुत खर्चीला है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इस तरीके से। फिर आता है हमारा प्रतिनिधि लोकतंत्र, जिसको आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। बहुत फेमस है, भारत में भी चलता है। आप एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, चुनाव करते हैं, आपकी ओर से निर्णय लेते हैं वो। सो नागरिक चुनावों में मतदान करते हैं, जो चुना हुआ प्रतिनिधि होगा वो सरकार बनाएगा, कानून का निर्माण करेगा। तो ये भारत में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में ये व्यवस्था चलती है। फ़ायदा ये है कि बड़ी जनसंख्या वाले देशों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अनुभवी नेता आपको मिल जाएंगे, अगर आपका कोई प्रतिनिधि है तो वो आपसे तो बेहतर ही काम करेगा। हानियाँ ये है कि प्रतिनिधि कभी कभी जनता के हितों को अनदेखा कर सकते हैं, अपना फ़ायदा ज़्यादा देखें। लोग मुख्य रूप से केवल चुनावों के समय ही भाग लेते हैं इसमें, बाकी टाइम जनता भी सोई रहती है, नेता भी सोई रहते हैं। इसके बाद है सहभागी लोकतंत्र। सहभागी लोकतंत्र क्या है? नागरिक जो लोग हैं उनको राजनीतिक और सामाजिक निर्णय लेने में थोड़ा एक्टिव करने की बात करना, लगातार भागीदारी लें। ये काम कैसे करता है? देखो, स्थानीय स्तर पर जब बैठक होती हैं, समुदाय में लोग चर्चा करते हैं, कोई भी सार्वजनिक योजना बनाई जा रही है उसके ऊपर डिस्कशंस होगा, तो सरकार नियमित रूप से जनता की राय लेने का प्रयास करेगी। जनता से पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज हो गया, नागरिक मंच होता है, सिटीजन फोरम्स, वहाँ पे भी ये बातें की जाती हैं। भारत में ग्राम सभा भी होती हैं। तो इससे लोकतंत्र आपका सशक्त होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लोकतंत्र का मीनिंग पहुँच पाएगा, राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी, सरकार और जनता के बीच का जो एक विश्वास है वो मजबूत होगा। कुछ इसकी हानियाँ हैं, कुछ इसके नुकसान हैं। जैसे समय और शिक्षा की आवश्यकता होती है, बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़े एजुकेटेड हो तभी फैक्ट्स रख पाओगे। सभी लोगों के लिए भी समान रूप से भाग ले पाना बहुत कठिन हो जाएगा। फिर है आपका विचार विमर्शात्मक लोकतंत्र। तो विचार विमर्शात्मक लोकतंत्र में क्या होगा कि निर्णय लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक वहाँ पे डिस्कशन, एक डिबेट या बहस होगी, तर्क वितर्क होगी। नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों पर चर्चा करेंगे, अलग अलग मतों को, अलग अलग व्यूज़ को सुना जाएगा, फिर निर्णय लिया जाएगा। सिर्फ मतदान नहीं होगा बल्कि विचार विमर्श की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सार्वजनिक परामर्श, सभी मिलजुल कर कोई भी राय लेते हैं। नागरिक ज्यूरी, वहाँ पे सिटीजन्स ही डिसाइड करेंगे क्या होना है। संसद के अंदर बहस होती है, ये भी इसका एक एग्जांपल है। फ़ायदा तो ये होगा, निर्णय जो भी लिया जाएगा वो बेहतर होगा, सूचित होगा, लोगों को पता होगा डिस्कशन से कि हो क्या रहा है। या भावनात्मक या जल्दबाजी में तो ये निर्णय नहीं होगा। तो इसके कुछ नुकसान हैं, जैसे निर्णय लेने की प्रक्रिया थोड़ी स्लो हो जाएगी। जो जागरूक और जिम्मेदार नागरिक हैं सिर्फ वही इसमें निर्णय अच्छा ले सकते हैं, अदरवाइज़ तो फ़ायदा नहीं है। तो आपने देखा जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है किस प्रकार से इसमें जनता सीधे निर्णय लेती है, बहुत ज़्यादा भागीदारी होती है जनता की। प्रतिनिधि लोकतंत्र में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, इसमें सीमित भागीदारी होती है। सहभागी लोकतंत्र में बहुत अधिक, आप कह सकते होती है सक्रिय भागीदारी। विचार विमर्शात्मक लोकतंत्र में आपका चर्चा होती है, बहस होती है, और ये भी मीडियम से थोड़ा सा अधिक तक आप कह सकते हो भागीदारी इसमें देखने को मिलती है। अब जी लोकतंत्र का महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस समझिए। तो लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी मानव गरिमा का सम्मान करता है। हमारी जो डिग्निटी है, हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है उस देश में लोकतंत्र हो। हमारे जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करता है, समानता और न्याय को बढ़ावा मिलता है। सरकार में शांतिपूर्ण परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है कि सरकार अगर बदल रही है तो शांतिपूर्ण तरीके से वो लोकतंत्र से ही बदल सकती है। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है लोकतंत्र। सरकार को ये कहा जाता है कोई भी काम करोगे तो आपको लोगों को उसका जवाब देना पड़ेगा, अगर कुछ गलत काम करते हो तो भी आंसरेबल आप ही होगे। तो भाई इसका कंक्लूज़न या निष्कर्ष क्या निकलता है? देखो, लोकतंत्र शासन की सर्वोत्तम प्रणाली है, नो डाउट, बहुत बढ़िया प्रणाली है, क्योंकि यह सत्ता जनता को प्रदान करता है। यहाँ पे जो सत्ता है वो आप ही लोग हो, आप ही डिसाइड करोगे। तो समाज की ज़रूरत के अनुसार लोकतंत्र के अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको बताया, जहाँ पे जनता के पास सीधा हाथ में पावर है। प्रतिनिधि लोकतंत्र, जिसमें आप कह सकते हो कि बड़े देशों में बहुत प्रभावी रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्र बहुत फेमस है। जैसा कि आप मान के चलो अपने इंडिया के अंदर है, ठीक है, आपने देखा ही होगा। फिर इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो सहभागी लोकतंत्र है, इसमें भी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो भागीदारी होगी वो बढ़ती है।
विचार विमर्शात्मक लोकतंत्र है, जिससे क्या होगा कि जब निर्णय लिया जाएगा विचार विमर्श करके, तो उससे क्या होगा कि क्वालिटी अच्छी होगी। जो भी निर्णय निकल कर आएगा, निर्णय लेने से पहले उसकी एक डिस्कशन होगी तो सही रहेगा। लोगों की आवाज़ को सुना जाना भी बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार विमर्श लोकतंत्र की नींव की कुंजी है। यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार विमर्श लोकतंत्र की नींव की कुंजी है, कि बहुत ज़रूरी है स्वतंत्र रूप से आप अपने विचारों को रखो। कैसे, देखो बताता हूँ। तो लोकतंत्र केवल चुनावों में मतदान करने तक सीमित नहीं होता कि बस आपने वोट डाला तो हो गया, यही लोकतंत्र। नो, निर्णय लेने से पहले बहुत ज़रूरी है कि चर्चा हो, बहस हो, तर्क वितर्क हो। तो जब आपको आज़ादी होगी, आप अपने निष्पक्ष रूप से विचार रख पाओगे, बिना किसी भय, बिना किसी दबाव के अपने विचार स्वतंत्र रूप से जब आप व्यक्त करोगे, तो दूसरों की बात सुन भी पाओगे। तो जब आप निर्णय लोगे, कोई भी अगर ऐसा होगा, तो आप अगर पार्टिसिपेट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा, कमज़ोर नहीं होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार विमर्श का अर्थ क्या होता है, आप इसको समझिए। विचार विमर्श यानी कि जो भी सार्वजनिक मुद्दे हैं, कोई भी ऐसा मुद्दा हो सकता है, आप उस पर सोच समझ कर कोई चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी डिसीजन ले लिया। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार विमर्श का मतलब है आप अपने विचारों को व्यक्त करो, आपको पूरी आज़ादी है सभी को बोलने की, और सुने जाने का भी अवसर मिलेगी, आप उनको सुनो। और अलग अलग जो पीओवी आते हैं, अलग अलग जो लोगों के मत हैं, उसको सुना जाए, उसका सम्मान किया जाए। कोई फोर्स या दबाव से ना, बल्कि तर्क के आधार पर निर्णय लिया जाए, बहुत आवश्यक है। नागरिकों को सामूहिक रूप से सोचने और बेहतर निर्णय तक पहुंचने में ये मदद करता है। फिर विचार विमर्श और लोकतंत्र के बीच क्या संबंध है, आप इसको समझिए। देखो, लोकतंत्र सार्वजनिक तर्क और विवेक पर आधारित होता है, कि तर्क होना बहुत ज़रूरी है। और अगर विचार विमर्श ही नहीं होगा, कोई डिस्कशंस अगर नहीं होंगे, तो लोकतंत्र का तो यही मतलब रह जाएगा, बस जाओ और वोट डाल के आ जाओ। तो नागरिक तो इसमें एक्टिव नहीं रहेंगे, जो निर्णय होंगे वो अधूरे होंगे, यानी कि पूरी जानकारी भी नहीं होगी लोगों के पास। तो विचार विमर्श लोकतंत्र को केवल यांत्रिक नहीं बल्कि सार्थक और सहभागी बनाता है। यानी कि लोकतंत्र की सार्थकता इसी में है कि अगर विचार विमर्श भी किया जाए, बहुत अति आवश्यक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रोल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ बोल पाओ, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाओ। तो देखो भाई, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है विचार विमर्श के लिए। जब आप विचार विमर्श करते हो तो जब ही तो कर पाओगे ना, जब आपको कोई बोलने देगा। तो जब आप बोलोगे तो सरकार की जो नीतियां गलत हैं उनकी आप आलोचना कर पाओगे, जो अल्पसंख्यक हैं बेचारे, उनकी भी आवाज़ उठा पाओगे, नए विचार आप रख पाओगे, सुधार जो आपको लगता है होने चाहिए वो आप बता पाओगे। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि ना हो तो विचार विमर्श का भी कोई अर्थ नहीं है फिर, है ना। जब वो आपको आज़ादी ही नहीं है उस चीज़ की, तो फिर क्या फ़ायदा, तो लोकतंत्र कमज़ोर पड़ जाएगा, है ना। फिर है विचार विमर्श में समानता। तो अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार विमर्श के लिए समानता बहुत ज़रूरी है। समानता यानी कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना, हर नागरिक की आवाज़ को इम्पोर्टेंस दो। ये नहीं सिर्फ गिने चुने लोगों की बात आप सुनो, सबकी बात सुनो, सबकी बात को आप इक्वल इम्पोर्टेंस दो। और इसके अलावा जाति, लिंग, धर्म, पैसे के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। सभी को सार्वजनिक मंचों तक समान पहुंच मिलनी चाहिए। कोई भी पब्लिक फोरम है, स्टेज है, सबको इक्वल चांस दो। समानता होगी तो ये होगा कि हाँ चलो, सिर्फ शक्तिशाली लोगों के पास में नहीं है लोकतंत्र की ताकत, सभी के पास है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में विचार विमर्श, जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं, लाइक संसद हो गया, विधानमंडल हो गया, तो होता क्या है, विचार विमर्श होता है, वहाँ पे भी होता है। आप संसद का सत्र देख लीजिए, विधानमंडल विधानसभा का सत्र देख लीजिए, वहाँ पे प्रॉपर डिस्कशंस चलते हैं। चाहे ग्राम सभा देख लीजिए, वहाँ पे भी मीटिंग्स होती हैं। न्यायालय के अंदर आप देख लो कि डिस्कशंस होते हैं, जन सुनवाई होती है, मीडिया की बहस होती है, वहाँ पे डिस्कशन होता है। तो ये सब लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। कानून और नीतियाँ बनाए जाने से पहले हमेशा सामूहिक चर्चा होती है, सभी के सामने बातों को रखा जाता है कि भाई ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ ऐसे ऐसे होगी। फिर है निर्णय निर्माण में विचार विमर्श का महत्व, डिसीजन मेकिंग में कितना महत्व है, डिसीजन मेकिंग में कितना महत्व है, अब हम इसको समझेंगे। देखो, अगर विचार विमर्श होगा तो लोकतंत्र बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन जाएगा। बेहतर और जानकारी आधारित निर्णय होंगे, जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो बेहतर होंगे, पूरी जानकारी के साथ लिए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी निर्णय पक्षपात से या इमोशनली नहीं लिया जाएगा।
सहमति का ध्यान रखा जाएगा, समझौते होंगे भाई, कहीं पे आपको समझौता भी करना पड़ेगा। और निर्णयों की वैधता और स्वीकार्यता बढ़ाता है, यानी कि हाँ वैलिड होंगे जो डिसीजंस होंगे, क्योंकि जब लोग आपस में चर्चा करेंगे तो वो मुद्दों को बहुत गहराई से समझेंगे। एक मॉडल के रूप में विचार विमर्शात्मक लोकतंत्र, तो देखो विचार विमर्शात्मक लोकतंत्र जो है ना वो किस पे फोकस करता है कि आप तर्क करो, आप फैक्ट्स लेकर आओ, आप रीजनिंग करो, आप विवेक से सोचो, पारस्परिक सम्मान, आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करो, विचार बदलने की तत्परता। ठीक है, तो ये केवल मतदान तक नहीं है, उससे आगे बढ़कर इस पर ध्यान दे रहा है कि निर्णय क्यों लिए जा रहे हैं, उससे पहले विचार हो रहा है या नहीं हो रहा। सॉरी। स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार विमर्श की चुनौतियाँ। होता क्या है, महत्व तो है इसका, पर इसकी कुछ चुनौतियाँ भी हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, विचार विमर्श तो आप करने आओगे फैक्ट याद करके, पर कभी फर्जी समाचार और गलत सूचना भी होती है, कभी कोई मीडिया का भी दुरुपयोग कर लेता है, शक्तिशाली समूह थोड़े ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं कभी कभी लोकतंत्र में, कभी कभी लोगों में राजनीतिक जागरूकता ही नहीं होती। तो ये सारी चुनौतियां हैं, अगर इनका आप समाधान नहीं करोगे तो लोकतांत्रिक विचार विमर्श का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो अब इसका कंक्लूज़न क्या निकला, तो इसका निष्कर्ष यही निकला कि देखो स्वतंत्र रूप से आज़ादी के साथ आप अपना विचार विमर्श करो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार विमर्श लोकतंत्र की एक मूल आधारशिला है। जब विचार विमर्श होगा तभी लोकतंत्र सार्थक है। तो ये सुनिश्चित करेगा कि देखो नागरिक जो है वो सक्रिय भागीदारी अपनी दिखाएं और सभी का सम्मान किया जाए, अलग अलग व्यूज़ जो निकल कर आ रहे हैं किसी भी टॉपिक पे तर्क संगत यानी कि तर्क के साथ और न्यायपूर्ण निर्णय लिए जाएं, ऐसा निर्णय हो जो अच्छा भी लगे सुनने में। तो विचार विमर्श के बिना तो भाई लोकतंत्र खोखला है, उसका कोई फिर मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो इसलिए लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए और उसकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्वतंत्र रूप से चर्चा हो, समानता पे फोकस किया जाए और ऐसी बहस हो जिसके पीछे तर्क हो, बिना तर्क की बहस करने को अवॉइड किया जाए। अगला प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं को समझाइए। क्या प्रक्रियात्मक पहलू वास्तविक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं? तर्क सहित आपको इसको समझाना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। देखो लोकतंत्र केवल शासन की एक प्रणाली नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो अगर आपको पता है कि लोकतंत्र के अकॉर्डिंगली कोई देश कैसे चलता है। तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि बस चुनाव होंगे, नहीं भाई, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, ये सारे जो मूल्य हैं ये लोकतंत्र का ही हिस्सा हैं। अतः लोकतंत्र को अगर आप पूरी तरीके से समझना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि भाई आप लोकतंत्र के जो विभिन्न पहलू हैं उनको भी ज़रूर समझें, लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर भी गौर करें। ठीक है, कि क्या केवल ये प्रश्न उठना चाहिए कि क्या केवल प्रक्रियात्मक लोकतंत्र ही मतलब सार्थक है, मतलब सार्थक लोकतंत्र को सुनिश्चित कर सकता है। तो सबसे पहले तो देखो लोकतंत्र का मीनिंग मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। एक ऐसा शासन जहाँ पे सत्ता जनता के पास होगी, सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेह होगी, निर्णय जनहित में लिए जाएंगे। डेमोक्रेसी में हमेशा ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो लोगों के लिए भलाई में हों। और लोकतंत्र केवल संस्थाओं के माध्यम से नहीं बल्कि मूल्यों के माध्यम से भी कार्य करता है। ये नहीं कि बस लोकतांत्रिक संस्थाएं काम कर रही हैं तो वही लोकतंत्र है, नो, ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र का प्रक्रियात्मक पक्ष क्या है, अब हम इसको समझते हैं। देखो भाई लोकतंत्र का प्रक्रियात्मक पक्ष क्या है कि भाई कुछ औपचारिक, कुछ फॉर्मल चीज़ें, कुछ नियम जिनके माध्यम से लोकतंत्र चलता है। जैसे चुनाव हो गए भाई, ये वोटिंग का राइट दे दिया, कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, अलग अलग जो है शक्तियाँ बांट दी सबको, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने सुनी होंगी। ये वो प्रक्रियाएं हैं कि हाँ भाई जिससे ये इंश्योर होगा कि हाँ लोकतंत्र कानूनी रूप से अपना सही काम करेगा। अब होता क्या है, ये जो क्रियात्मक लोकतंत्र है इसका महत्व क्या है, बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये सरकार को एक वैलिडिटी देता है कि हाँ भाई इसमें सब कुछ रिटर्न होगा, ऐसे ऐसे सरकार को करना है। और सत्ता का जो हस्तांतरण है, मान लो सरकार बदल रही है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से बदलेगी, तानाशाही नहीं होगी, तानाशाही को रोकता है। और बुनियादी राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करता है, जो एक बेसिक जो राइट सभी को मिलने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, वो उसकी रक्षा करता है। तो भाई देखो प्रक्रिया नहीं होंगी तो लोकतंत्र तब भी अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। अब जो लोकतंत्र का वस्तुगत या सार्थक पक्ष है ये क्या कहता है, देखो लोकतंत्र का जो वस्तुगत पक्ष है वो कहता है कि देखो लोकतंत्र से आउटकम क्या निकलेंगे उस पर बात करो, और नागरिकों के जीवन के अनुभव क्या होंगे। यानी कि आप सिर्फ लोकतंत्र की प्रक्रिया की बात नहीं कर रहे हो,
आप यहाँ पे सामाजिक आर्थिक समानता की बात कर रहे हो, क्या वो होगा? क्या न्याय मिलेगा सबको? क्या मानवीय गरिमा जो एक डिग्निटी है वो उसके साथ हर कोई जी पाएगा? क्या अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए बात होगी? क्या गरीबी और भेदभाव में कमी आएगी? क्या नागरिकों की वास्तविक और प्रभावी भागीदारी बढ़ेगी? तो वस्तुगत लोकतंत्र में यही पूछा जा रहा है कि क्या लोग वास्तव में अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से हैं, या वो उनको समानता मिल रही है या नहीं मिल रही, इसके ऊपर भी चर्चा की जाए। तो अब बात आती है कि क्या प्रक्रियात्मक पक्ष वस्तुगत लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है? क्या भाई ये होगा तभी ये होगा? तो देखो, केवल प्रक्रियात्मक लोकतंत्र अपने आप में वस्तुगत लोकतंत्र को स्वतः सुनिश्चित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप समझो, चुनाव हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि असमानता हो, कईयों को राइट ना हो। तो अधिकार अक्सर कागज़ों पर तो लिखे होते हैं पर व्यवहार में लागू नहीं होते। इन रियलिटी राइट्स लोगों को मिलते नहीं है, बट लिखे होते हैं कि हाँ भाई ये राइट है हमारा। और जो हाशिए पर रहने वाला वर्ग है, पिछड़े वर्ग हैं, वो अभी भी बाहर ही हैं समाज से। तो प्रक्रियाएं, चुनावी प्रक्रियाएं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं ज़रूरी तो हैं पर पर्याप्त नहीं हैं, और भी चीज़ें चाहिए हमें। केवल प्रक्रियात्मक जो होगा, ठीक है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, तो उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ये विफल हो सकता है जब पैसे वाले लोग भाई चुनावों को प्रभावित करें, समाज में असमानता हो कि भाई कुछ लोग खुद ही बार बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकियों को आने नहीं दे रहे। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब जनता है, वो जागरूक नहीं है, और जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, अमीर लोग हैं, वही निर्णय निर्माण में ज़्यादातर डिसीजन वही ले रहे हैं। तो ऐसे में होगा क्या कि लोकतंत्र का रूप तो है ऊपर से, बट क्या उसकी आत्मा है लोकतंत्र की? नहीं है ना। तो प्रक्रियात्मक और वस्तुगत लोकतंत्र साथ में कैसे कार्य करते हैं, अब इसको समझिए। वास्तविक एक लोकतंत्र हो, इसके लिए देखो, जो अभी आपकी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उसको सामाजिक न्याय का समर्थन मिलना बहुत आवश्यक है, कि समाज में सभी लोगों के न्याय मिलना चाहिए, और कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से असमानता कम की जानी चाहिए। सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाए जिससे कि जो भेदभाव बना हुआ है वो भेदभाव कम हो सके। शिक्षा और जागरूकता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। चुनावों से हम आगे बढ़कर थोड़ा चुनावों से हटके नागरिकों की भागीदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसके ऊपर भी फोकस करें। केवल तभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं सार्थक और वास्तविक परिणामों की ओर हमें ले जाएंगी, अदरवाइज़ हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो इसका एक कंक्लूज़न क्या निकल के आता है हमारे सामने, इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आता है? निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि लोकतंत्र के भाई कई पहलू हैं, जिनमें प्रक्रियात्मक और वस्तुगत आयाम कुछ बहुत फेमस कुछ पहलू हैं। यद्यपि आप अगर यहाँ देखें कि प्रक्रियात्मक जो लोकतंत्र है वो ज़रूरी है, पर ये अपने आप में गारंटी नहीं देता कि इससे चीज़ें सुधर जाएंगी। सच्चा लोकतंत्र तो भाई आप तभी मानोगे ना जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाए प्रॉपर अच्छे तरीके से, लोगों को अपनी डे टू डे लाइफ में स्वतंत्रता का आनंद मिले, समानता मिले, लोगों को न्याय मिले। तो सच्चा लोकतंत्र अगर आप चाहते हो, एक ऐसा समाज चाहते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र को वस्तुगत परिणामों के साथ सशक्त बनाया जाए, जोड़ा जाए दोनों को, तभी तो कुछ अच्छा होगा, अदरवाइज़ कुछ भी अच्छा नहीं है। आप संविधानवाद से क्या समझते हैं? क्या यह आज के समय में भी प्रासंगिक है? ये अब हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं संविधानवाद है क्या, आखिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए भाई, आधुनिक आज के समय में जो राजनीतिक प्रणालियां हैं, जितना भी सब चल रहा है, उसमें सत्ता का प्रयोग स्वतंत्र या मनमाने ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंगली, मन के अकॉर्डिंग पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते। तो लोकतंत्र का संचालन जो है वो सुचारू रूप से हो, तो सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कि सरकार के पास भी अनलिमिटेड शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। तो इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं, संविधानिकता, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता। संवैधानिकता इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि सरकार जो है वो कानून के अनुसार कार्य करेगी, जो कार्य कानून के दायरे में रहकर कार्य करेगी, नागरिकों के अधिकारों का सम्मान होगा। और आज के समय में जब सत्ता का दुरुपयोग इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो संविधानवाद तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। संवैधानिकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप मान के चलो, ठीक है। संवैधानिकता या संविधानवाद क्या है? देखो, इसका मतलब है सरकार की जो सत्ता है, जो सरकार के पास पावर है, वो संविधान से उसको मिलती है। आप मान के चलो, कानून की जो किताब है उसमें ही तो सबके लिए लिखा है ना, और उसको सीमित भी कानून ही करेगा।
तो ये केवल संविधान के अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। सरल शब्दों में अगर आपको बताऊं तो सरकार कभी कभी क्या है कि भाई मनमाना ढंग कुछ अगर अपना चलाना चाहे तो वो नहीं चल सकता, क्योंकि सभी कार्य संविधान के अनुसार करने चाहिए, होने चाहिए। और कानून शासकों से ऊपर होता है, शासक कानून से ऊपर नहीं होते, याद रखिएगा। तो इस प्रकार संविधानवाद, संवैधानिकता का अर्थ है कि कानून के अधीन सीमित सरकार, एक कानून होगा, एक लॉ होगा, उसके अकॉर्डिंगली उसके अंडर में ही सरकार काम करेगी। संवैधानिकता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो देखो संवैधानिकता का विचार आया कहाँ से था कि पहले क्या होता था, राजतंत्र होता था, राजा महाराजा वो निरंकुश होते थे, उन पे कोई अंकुश लगाने वाला नहीं था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब हुआ था, लोगों को अत्याचार और तानाशाही से बचाने के लिए। कई बार क्या होता था, राजा तानाशाह हो जाता था, अत्याचार करता था लोगों पे, तो इसके लिए भी संविधानवाद का ये कॉन्सेप्ट आया। इसके कुछ ऐतिहासिक पड़ाव हैं, जैसे मैग्ना कार्टा 1215, ये एक ऐसा कानूनी दस्तावेज बनाया गया कि राजा की शक्तियाँ जिसमें कम की गई। अमेरिकी संविधान 1787, फ्रांसीसी क्रांति से 1789 से कुछ ऐसे संविधान, कुछ कानून की किताबें, कुछ ग्रंथ बने हैं जिन्होंने हमेशा से ही कोशिश करी है कि राजा महाराजा इस सरकार की शक्तियों पर हो सके जितना उतनी रोक लगाई जाए। तो इन घटनाओं ने ये स्थापित कर दिया कि देखो सरकार जनता की सेवा के लिए होती है, ना कि जनता पर शासन करने के लिए। जो हमारे सरकार में लोग बैठे हैं वो हमारी सेवा के लिए हैं, हमारे सेवक हैं। तो संवैधानिकता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं संविधानवाद की? सबसे पहले तो संविधान ही सर्वोच्च होगा। हमारे देश का जो सबसे ऊंचा कानून है वो हमारा संविधान है। सारी की सारी चीज़ें संविधान में लिखी हैं, और शासक सहित सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, चाहे राजा हो, चाहे देश का पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, सीएम हो, कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होते हैं। सीमित सरकार, यानी कि सरकार की शक्तियाँ स्पष्ट रूप से निर्धारित होती हैं, इसमें क्लियर लिखा होता है कि ये इतनी चीज़ें जो हैं ये सरकार को करनी है, कर सकते हो, ये आप नहीं कर सकते। और क्या होगा, जो संविधानवाद है उसमें आप इसको लोकतंत्र के साथ जोड़ के देख सकते हो। देखो संवैधानिकता लोकतंत्र को निम्नलिखित तरीकों से सशक्त बनाती है। संविधान पावरफुल होगा तो बहुमत की शक्ति के दुरुपयोग नहीं होगा। कुछ लोग क्या मेजोरिटी में होते हैं तो वो अपना दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, तो संविधान के अकॉर्डिंगली ये चीज़ नहीं हो पाएगी। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा होगी, जैसे इंडिया में होती है। SC ST के लिए अलग रिजर्वेशन है, आपको पता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष शासन होगा, शासकों की जवाबदेही होगी कि भाई अगर कानून है ना उनके ऊपर तो शासक जवाबदेह भी होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो संवैधानिकता के बिना तो भाई लोकतंत्र भीड़ तंत्र है सिर्फ, है ना। सत्तावादी जो है एक तरीके से लोक लुभावनवाद में बदल सकते हैं कि उनको लगे हम तो पॉपुलर हैं, हम ही हमें। तो संवैधानिकता का महत्व क्या है? देखो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इससे क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होगी। एक तो आपकी संविधान के अंदर लिखा होगा कि हाँ भाई इस बंदे की ये सुरक्षा करनी है, ये इसकी स्वतंत्रता है। राजनीतिक रूप से भी स्थिरता रहेगी, नागरिकों और राज्यों के बीच में एक विश्वास बनेगा कि हाँ भाई दोनों को ही लगेगा कि वो पावर का मिसयूज़ नहीं होगा। न्याय, समानता, कुछ मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी, इसको बढ़ावा मिलेगा। सरकार भी भाई शांतिपूर्ण तरीके से काम करेगी, सुव्यवस्थित तरीके से। तो इस प्रकार संविधानवाद जो है वो लोकतंत्र को सार्थक भी बनाता है, टिकाऊ भी बनाता है। आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, ये कितना रेलेवेंट है, अगर हम इसको देखें तो आज के समय में संवैधानिकता बहुत ही प्रासंगिक है। क्योंकि देखो आज की डेट में कार्यपालिका जो होती है ना, हमारी जो सरकारें होती हैं, उनका ज़्यादा दबदबा बढ़ता जा रहा है। कभी कभी इमरजेंसी कानून का मिसयूज़ भी होता है। निगरानी तंत्र का विस्तार हो रहा है कि हम ज़्यादा ही किसी पे निगरानी रख रहे हैं। नागरिकों की जो स्वतंत्रता है वो आज की डेट में ख़तरे में है। राजनीतिक असहिष्णुता और ध्रुवीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि आजकल लोग सहते नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जब बनती हैं तो बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र के अंदर संविधानवाद हो, उस देश के अंदर बहुत आवश्यक है। पर कुछ चुनौतियां हैं, महत्वपूर्ण तो है ये, लेकिन होता क्या है, कभी कभी जब देश की संस्थाएं कमज़ोर हो, न्यायपालिका में ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप होता हो, बार बार आप संविधान बदल रहे हो, या संवैधानिक नैतिकता की उपेक्षा की जा रही हो, तो फिर वो मतलब ये चीज़ हो नहीं पाती। ये चुनौतियों की वजह से संवैधानिकता का महत्व कम नहीं होता, बल्कि थोड़ा इसको और मजबूत करने की क्या आवश्यकता है, क्या इसको अपने अंदर रिफॉर्म करना चाहिए, कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम आगे ला सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। ठीक है जी, अब हमारा अगला प्रश्न है, अब हम उसको देखेंगे। लोकतंत्र पर JS मिल और मैकफरसन के विचार आपको आलोचनात्मक तरीके से पेश करने हैं। तो लोकतंत्र के ऊपर क्या बोला इन दोनों ने, वन बाय वन मैं दोनों को कवर करूँगा।
सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। लोकतंत्र को विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने अपने अपने तरफ से अलग अलग तरीके से बताया है। सबने कहा है कि भाई कोई कहता है लोकतंत्र ऐसा है, कोई कहता है वैसा है। तो जे.एस. मिल और सी.बी. मैकफरसन ये दो बहुत बड़े थिंकर हैं, विचारक हैं, जिन्होंने लोकतंत्र के ऊपर अपने विचार रखे हैं। जे.एस. मिल प्रतिनिधि सरकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे उनको चुनो, वो आगे जाएं। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देते हैं, यानी कि वही लोगों को अपनी एक इंडिविजुअल जो कुछ लिबर्टी होती है वो मिलनी चाहिए। मैकफरसन को देखें तो वो उदार लोकतंत्र की आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं और कहते हैं कि सहभागी, एक तरीके से जनता की भागीदारी बढ़ाओ, लेकिन जो है मतलब थोड़ी सी उसकी, आपको मैं आगे बताऊंगा क्या है, आगे देखते हैं। जे.एस. मिल को समझो। सबसे पहले आप कंफ्यूज हो जाओगे, वरना पहले इसको समझ लो अच्छे से। पृष्ठभूमि क्या है इसकी, देखो बैकग्राउंड। तो जे.एस. मिल 1806 से 1873 एक उदारवादी दार्शनिक थे, ठीक है, खुले मन के थे और अच्छा एक फिलोसफर थे। ये प्रतिनिधि लोकतंत्र को सपोर्ट करते थे, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। उनका मानना था कि लोकतंत्र बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इससे लोगों की स्वतंत्रता बढ़ती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ती है, नागरिकों की नैतिक और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, लोगों में नैतिकता आती है, दिमाग बढ़ता है, तानाशाही नहीं होती उस देश में फिर, ठीक है। तो जे.एस. मिल के लिए लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि वो व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का माध्यम है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलने से लोग आगे बढ़ेंगे, और जब ये चीज़ें विकास होंगी, पूरे समाज का विकास होगा, तानाशाही नहीं होगी, तो सामाजिक भी आपकी प्रगति होगी। अब यहाँ पे जे.एस. मिल की प्रतिनिधि लोकतंत्र की क्या अवधारणा है वो समझ लेते हैं। तो जे.एस. मिल ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि जहाँ पे जनता खुद अपने कानून बना रही है, उसकी बजाय बोला है कि रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे होने चाहिए। क्योंकि अगर समाज बहुत बड़ा है तो ऐसे में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक तो नहीं है, आप नहीं करवा सकते कुछ। तो जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो थोड़े ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं, विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, उनको एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो इस फील्ड में जाने वाले हैं। हालांकि जे.एस. मिल ने नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर विशेष बल दिया है। बोला है कि नागरिकों को बहुत ज़रूरी है कि वो भागीदारी अपनी, चाहे मतदान से, चाहे सार्वजनिक बहस में शामिल होना हो, चाहे स्थानीय स्वशासन का मामला हो, पंचायत का मामला हो, जहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हो, आप अपनी बातों को रखो। तो इस प्रकार से जे.एस. मिल के अनुसार लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का होना बहुत आवश्यक है। लोगों की सहभागिता, आप कह सकते हो सहभागिता भी होना उतनी ही जरूरी है। जे.एस. मिल के स्वतंत्रता और लोकतंत्र संबंधी विचार। अब हम अगर आपको यहाँ पे बताएं कि देखो, इन्होंने एक बुक लिखी है ऑन लिबर्टी, ऐसे ऑन लिबर्टी। सो ऐसे में इन्होंने पूरा लोकतंत्र के बारे में भी अच्छे से समझाया है। तो उन्होंने बोला है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। आप अपने विचार, अपने आइडियाज़ को रख पाओ, आपको बोलने का अधिकार होना चाहिए। सरकार और समाज को व्यक्तित्व को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर एक भिन्नता होती है, हर कोई व्यक्तित्व, हर किसी का पर्सनैलिटी हर किसी की अलग होती है। तो हमें किसी को दूसरे को दबाना नहीं है। सो जे.एस. मिल को बहुमत के अत्याचार का भय था। उनको लगता था कि जो लोग संख्या में ज़्यादा हो जाएंगे तो हो सकता है वो उस देश में कम संख्या वालों को तंग करें। तो जहाँ बहुमत की राय अल्पसंख्यकों को दबा देती है, सकती है, तो इसलिए उनके अनुसार लोकतंत्र में अल्पसंख्यक अधिकारों की भी रक्षा बहुत ज़रूरी है। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको आपको नहीं भूलना, उनके राइट्स की भी रक्षा होनी चाहिए। फिर आता है यहाँ पे मताधिकार और शिक्षा पर जे.एस. मिल ने क्या बोला है। तो देखो, जे.एस. मिल ने बोला प्लूरल वोटिंग के बारे में, बहुमतदान प्रणाली, जिसमें शिक्षित लोगों को अशिक्षित लोगों की तुलना में अधिक मत दिए जाते थे, यानी कि जो पढ़ा लिखा है उस पर ज़्यादा अधिकार है। तो उनका मानना था कि जो राजनीतिक शक्ति है वो बुद्धि और शिक्षा से जुड़ी हुई है। जिसके पास दिमाग है, जो पढ़ा लिखा है, वही राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा ले। अगर कोई अज्ञान है, अज्ञानी है, अज्ञानतापूर्ण मतदान नुकसानदायक होता है। आप किसी को भी जाके दे आओगे तो गलत है, वोट ऐसे नहीं होता। सो इसकी आलोचना है। कहा जाता है कि जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं बस उन्हीं के बारे में ये बात कर रहे हैं, जो मतलब ये तो अलोकतांत्रिक है, राइट तो सबको होना चाहिए। ये राजनीतिक समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। राजनीतिक समानता क्या कहती है? राजनीतिक समानता हमारी ये कहती है कि सभी लोग बराबर हैं, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं कह रहे कि सभी लोग बराबर नहीं, कह रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं को बस राइट होना चाहिए। और ये तो सिर्फ शिक्षित और संपन्न वर्गों के पक्ष में ये जो भी कह रहे हैं। तो जे.एस. मिल के जो विचार हैं वो उनकी जो लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता है उसको वो कमज़ोर कर रहे हैं। अब जे.एस. मिल का अगर आप मूल्यांकन करें तो इसके मजबूत पक्ष ये हैं कि ये स्वतंत्रता के सपोर्टर हैं, स्वतंत्रता के बारे में बात रखते हैं, नागरिकों की भागीदारी होनी चाहिए, इसके ऊपर ये बल देते हैं,
और अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं बेचारे, उनके रक्षा की बात करते हैं। ये इनकी कुछ वीकनेस है। ये कह रहे हैं कि मतदान का अधिकार बस बड़े लोगों को दो, अभिजात वर्ग के सामाजिक आर्थिक असमानता को ये बहुत कम आंक रहे हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा होती है। अमीर गरीब का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी ऊंच नीच का गैप हो जाता है। इसके अलावा जो भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं, हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, गरीबी आना या संसाधन ना होना, इसके ऊपर तो ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं जेएस मिल ज़्यादा। सो कुल मिलाकर जेएस मिल की जो लोकतंत्र की अवधारणा है वो उदारवादी तो है, लेकिन पूर्णतः समतावादी नहीं है, ये आप मान के चलो। अब सीबी मैकफरसन क्या कहते हैं लोकतंत्र के ऊपर, इसको भी हमें साथ के साथ देखना है, समझना होगा, तभी आप इसको लिख पाओगे। तो सीबी मैकफरसन 1911 से 1987 एक मार्क्सवादी प्रभाव से जुड़े हुए राजनीतिक विचारक थे, कह सकते हो लेफ्ट विंग के थे। तो उन्होंने उदार लोकतंत्र को बहुत गलत बताया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था वास्तविक जन भागीदारी के बजाय संपत्ति और बाजार हितों की रक्षा करने की आप सोच रहे हो। यार लोगों के बारे में तो सोच लो कुछ, ठीक है, लोगों के बारे में तो सोच ही नहीं रहे। तो मैकफरसन का पता है क्या तर्क था कि देखो, पारंपरिक उदार लोकतंत्र वास्तव में स्वामित्ववादी व्यक्तिवाद पर आधारित है। यानी कि जो पारंपरिक, जो एक ट्रेडिशनल, जो एक उदार लोकतंत्र होता है, वो सिर्फ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म है। आप उसमें भाई मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हो, सोच नहीं रहे हो लोगों के बारे में। क्योंकि आपको पता है कार्ल मार्क्स वगैरह सोचते बहुत थे लोगों के लिए। मैकफरसन की उदार लोकतंत्र की आलोचना, इसको समझते हैं। तो पता मैकफरसन क्या कहते हैं कि नागरिकों को सक्रिय भागीदारी के बजाय उपभोक्ताओं के रूप में देखा जा रहा है। आप तो कस्टमर के उनके लिए, एक तो मतलब उनकी नज़र में तो आप कुछ नहीं हो, आप तो मार्केट हो। सो लोकतंत्र केवल समय समय पर होने वाले चुनावों तक सीमित रह गया है आज की डेट में। लोकतंत्र की बात सिर्फ इलेक्शंस में होती है, बाकी टाइम कोई कुछ कहता ही नहीं है। आर्थिक असमानता राजनीतिक समानता को सीमित कर देती है। यानी कि कितना ज़्यादा असमानता है कि भाई कोई गरीब इतना ज़्यादा है, कोई अमीर बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार उनके मत में उदार लोकतंत्र औपचारिक तो है पर वास्तविक नहीं है। उदार लोकतंत्र है, ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन उसको वो सपोर्ट नहीं कर रहे। मैकफरसन कहते हैं सहभागी लोकतंत्र हो, ठीक है, एक मॉडल देते हैं जहाँ पे नागरिकों की भी एक्टिव एक इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। आर्थिक असमानता में कमी लाओ, जितना ज़्यादा हो सकता है कोशिश करो, अमीर गरीब का गैप कम हो। और कार्यस्थल पर जहाँ पे भी वर्क प्लेस है वहाँ पे लोकतांत्रिक कंट्रोल हो, किसी का जातिगत स्टेटस वाइज कंट्रोल ना हो, और मानवीय क्षमताओं का विकास किया जाए। तो मैकफरसन के लिए लोकतंत्र केवल मतदान, वोटिंग, इलेक्शन नहीं है। वो कहते हैं कि लोकतंत्र से मनुष्य का विकास होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैकफरसन के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है, मैंने आपको जेएस मिल के बारे में भी बता दिया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मीडिया, या इसमें आप सोशल मीडिया को भी ऐड कर सकते हो, उसकी भूमिका आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो, इसकी भूमिका कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले तो आप इसको इंट्रोडक्शन लिखोगे। देखो, भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जहाँ पे जनता का विश्वास तोड़कर जब कोई अधिकारी, जब कोई नेता गलत काम कर रहा है, पैसे खा रहा है, तो इससे संस्थाओं को नुकसान पहुँचता है, हमारी जो विकास की प्रक्रिया है वो भी बाधित होती है। तो जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो होता क्या है कि हमारी जो मीडिया होती है ना, उसको माना जाता है चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, ठीक है भाई। तो जो ये लोकतंत्र के अंदर मीडिया चौथे स्तंभ का काम करता है ना, इसमें ये क्या करता है, भ्रष्टाचार को उजागर करता है, और हमारे जो नेता हैं उनको जवाबदेह बनाने में बहुत अहम रोल निभाता है। तो पारंपरिक मीडिया के साथ साथ आज की डेट में सोशल मीडिया भी बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में काम आ रहा है। तो देखो, भ्रष्टाचार का अर्थ समझो। भ्रष्टाचार का मतलब होता है आप अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, निजी लाभ के लिए आप अपनी सार्वजनिक शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो, सरकारी शक्ति का, जैसे रिश्वत लेना, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, अपने भाई की सपोर्ट लगा दी, बेटे की सपोर्ट लगा दी, भतीजे की सपोर्ट लगा दी, या फिर जो भी सरकारी पैसा आता है उसका दुरुपयोग करना, ये सब भ्रष्टाचार के अंदर ही आता है। तो मीडिया भ्रष्टाचार से लड़ने में हमारी निम्न तरीके से सहायता जो है वो करता है। कैसे? सबसे पहले तो मीडिया नागरिकों को सूचना प्रदान करता है, नागरिकों तक जानकारी पहुंचाता है, और जो भी गलत काम हो रहे हैं, कोई अनियमितता है, गलत कोई भी सिस्टम चल रहा है, तो उसको उजागर करता है, जनता को जागरूक करता है, सरकार पर निगरानी रखने वाले प्रहरी के रूप में कार्य करता है, वॉच डॉग, यानी कि सरकार के ऊपर नज़र रखने वाला जो होता है वो मीडिया ही होता है।
और एक सूचित जनता, एक ऐसी जनता जिसको सूचना मिलेगी, वही एक स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला है। एक अच्छा लोकतंत्र वही है जहाँ की जनता सूचित है, जहाँ की जनता को पता है, होश आवाज में है, चल क्या रहा है अपने देश में। प्रहरी के रूप में पारंपरिक मीडिया, वॉच डॉग, यानी कि पारंपरिक मीडिया जैसे कि समाचार पत्र हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, ये सब क्या है कि ये निम्न तरीके से भ्रष्टाचार की जांच और रिपोर्टिंग करते हैं। सबसे पहले खोज पत्रकारिता चलती है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेशन करना भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, स्टिंग ऑपरेशंस चलाना, ऐसा हिडन कैम लगा के और किसी का जो है भांडा फोड़ करना, घोटाले या फिर सत्ता का कोई भी दुरुपयोग हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट निकालना। तो कई बड़े भ्रष्टाचार घोटाले साहसी पत्रकारों के कारण ही जनता के सामने आ पाते हैं। जब बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं तो फिर वो कुछ ब्रेव, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं, वही उसको एक्सपोज करते हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें, अब होता क्या है कि जब इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होगी ना, तो होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज होंगी चीज़ें। ठीक है, चीज़ें निकल कर आएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो भी एक्शन लेंगी। कई बारी ये भी होगा कि हो सकता है कोई बड़ा नेता रिज़ाइन भी कर दे। तो ये तभी होगा जब अच्छे से एकदम स्टिंग ऑपरेशन चलेगा और बहुत आप किसी के पीछे पड़ जाओगे ना एकदम, तभी कामयाब है ये सब चीज़ें और आप भ्रष्टाचार से निपट पाओगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो सोशल मीडिया की क्या भूमिका है भ्रष्टाचार से लड़ने में, तो आपको इससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जैसे आज की डेट में ट्विटर, जिसको एक्स कहते हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये सोशल मीडिया के मंच हैं ना। तो सूचना बहुत तेज़ी से आज की डेट में त्वरित रूप से, यानी कि बहुत क्विकली इधर से उधर जा रही है। नागरिक पत्रकारिता भी बढ़ती जा रही है। आज हर कोई अपने आप में पत्रकार है। फेसबुक लाइव ऑन कर देता है, वीडियो बना देता है घटनास्थल की। तो आज तो हर कोई, आज की डेट में मोबाइल और टेक्नोलॉजी आने से जर्नलिज्म तो सिटीजन्स ने खुद सीख लिया है। जन आंदोलन होते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो सोशल मीडिया से कितना वो होता है, एक वीडियो वायरल कर दो, अगले दिन सारे लोग प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे अगर उनसे जुड़ा हुआ कुछ होगा। तो सोशल मीडिया सामान्य नागरिकों की आवाज़ है और सूचना पर राज्य के नियंत्रण को कम करता है। आगे बढ़ते हैं, मीडिया और जन जागरूकता। होता क्या है कि भाई जो मीडिया है वो निम्न तरीके से नागरिकों को जागरूक बनाता है। कैसे भाई? भ्रष्टाचार के मामलों की व्याख्या करता है। देखो, जो हमारा मीडिया है वो पूरी एनालिसिस करता है, पूरी एक रिपोर्ट बनाता है कि कोई अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो वो मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ, और अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ, तो समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा। सार्वजनिक बहस होती है भाई, पब्लिक डिबेट होती है इस चीज़ को लेकर। और अगर एक जनता जागरूक होगी तो स्वच्छ और ईमानदार शासन की मांग करेगी। यानी कि एक अच्छी जनता एक जागरूक जनता है, यानी कि जहाँ पर जो ईमानदार शासन होगा तो वो तभी हो पाएगा जब जनता जागरूक है। अगर आप सोए हो तो भाई नेता नहीं जागेंगे। नेता कब जागेंगे? जब आप जागे हुए हो। तो चुनावों के माध्यम से नेताओं पर दबाव बनाने का मौका होता है बहुत अच्छा, कि नेता सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही आपसे दब सकता है। तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अगर कुछ होते हैं तो आप उसमें भाग लो। तो जन जागरूकता ही लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रतिरोध की आधारशिला है। यानी कि जब जनता जागरूक है तभी लोकतंत्र के अंदर आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुछ कर पाओगे। अब लोकतंत्र में मीडिया का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, आप इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो देखिए, होता क्या है, मीडिया निम्न तरीकों से लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। जैसे कि पारदर्शिता को मजबूत करता है, जैसे कि सत्य उजागर करने वाले कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं, विसल ब्लोअर्स जिसको आप कहते हो। ये क्या है भाई? ये ऐसी कुछ खबरें हैं जो सत्य को निकालती हैं। ठीक है, ये मीडिया से ही आता है। नैतिक और जवाबदेह शासन को बढ़ावा देता है। यानी कि जब मीडिया है तो शासन भी अच्छे से होगा, गलत काम करोगे तो, अनैतिक काम करोगे तो मीडिया में दिखोगे। भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं का समर्थन करता है। जो भी ऐसी संस्था है जो भ्रष्टाचार के विरोध में है, मीडिया उसके सपोर्ट में रहता है। तो मीडिया बेसिकली राज्य और नागरिकों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक सेतु का काम करता है। पर कुछ इसमें नेगेटिविटी भी है, कुछ सीमाएं भी हैं। महत्व तो है पर साथ साथ कुछ सीमाएं, जैसे तथ्यों के बजाय सनसनीखेज प्रस्तुति, ज़्यादा ही आप नाटकीय ढंग से उसको दिखा रहे हो तो ये भी गलत है, इतना भी नहीं होना चाहिए। कॉरपोरेट और राजनीतिक प्रभाव, कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनियां फंडिंग कर देती है न्यूज़ चैनल्स को, या कोई नेता दबा देता है तो वो भी हो जाता है। पेड न्यूज़ चैनल्स होते हैं, पक्षपात वाली खबरें दिखाते हैं। मीडिया द्वारा न्याय, कभी कभी क्या है, मीडिया खुद ही इस वो सरपंच बन जाती है, अपनी डिसीजन ले लेती है।
तो अभी भी मीडिया के ऊपर ये समस्याएं हैं जो इसकी विश्वसनीयता को कमज़ोर कर सकती हैं और नुकसान पहुंच सकता है। लोकतंत्र में एज अ फोर्थ पिलर मीडिया काम करता है भाई। तो यही कुछ सोशल मीडिया की भी चुनौतियां हैं। सोशल मीडिया के सामने भी गंभीर चुनौतियां हैं, जैसे कि फर्जी न्यूज़ बहुत जल्दी वायरल होती है, गलत सूचना का प्रसार हो जाता है, सूचना के सत्यापन की कमी है, अभी भी कंफर्मेशन नहीं होती है और वेरिफिकेशन नहीं होती है, पहले ही वायरल हो जाता है। ऑनलाइन ट्रोलिंग, उत्पीड़न, हरेसमेंट, ये चीज़ें भी सोशल मीडिया पे आए दिन सुनने को मिलती हैं। स्वार्थी समूह द्वारा दुरुपयोग और हेर फेर, कुछ लोग क्या करते हैं अपने स्वार्थ के लिए अपने अकॉर्डिंगली सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। गलत आरोप किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। सोशल मीडिया से आप किसी के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हो, ये भी गलत है। और वास्तविक जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है उससे आप कभी कभी भटका देते हो लोगों को, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, समकालीन समय में लोकतंत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर आपको चर्चा करनी है और वैश्वीकरण और लोकतंत्र के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बताना है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि आज दुनिया भर में आपको पता है लोकतंत्र बहुत गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। लोकतंत्र के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। हालांकि लोकतंत्र जो है वो स्वतंत्रता, समानता, जन भागीदारी का वादा करता है। जब भी लोकतंत्र वर्ड सुनते हो तो आपको कुछ चीज़ें तो उसके साथ में पता चलती हैं कि जैसे स्वतंत्रता की बात होगी, समानता या जनता की भागीदारी वगैरह वगैरह। लेकिन वैश्वीकरण, आर्थिक समानता, तकनीकी परिवर्तन और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसी कुछ ऐसी ये वास्तविकताएं हैं जिन्होंने लोकतंत्र की व्यवस्थाओं पर गहरा दबाव डाला है। वैश्वीकरण आपने कभी स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा कि आज दुनिया आपस में कनेक्ट हो रही है, मार्केट की इकोनॉमी बन रही है, हर कोई सिर्फ ट्रेड करने से हर चीज़ को जोड़ रहा है। विशेष रूप से वैश्वीकरण से हुआ क्या है, आप इसको थोड़ा सा समझो। राज्य, अर्थव्यवस्था और राजनीति की प्रकृति ही पूरी बदल गई है। आज कॉरपोरेट कंपनियां देश चला रही हैं। लोकतांत्रिक शासन के सामने बहुत ही बड़ी बड़ी दिक्कतें सामने आई हैं जो मैं आपको बताऊंगा। लोकतंत्र और वैश्वीकरण का अर्थ क्या है इसको समझ लो पहले। तो लोकतंत्र क्या है, एक शासन व्यवस्था है एक तरीके की, जिसमें आपको पता है सत्ता जो है वो किसके पास है, जनता के पास है। जनता सब कंट्रोल कर रही है और इसका प्रयोग भागीदारी के लिए, प्रतिनिधित्व और जवाबदेही के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि जनता उसमें भागीदारी पूरी दिखाएगी अपनी, प्रतिनिधित्व भी जनता का ही होगा, जवाबदेही भी जनता के ही प्रति होगी। तो वैश्वीकरण क्या है आप इसको समझो। इसको इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, यानी कि देशों के बीच बढ़ता हुआ आपसी जुड़ाव। आज पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में व्यापार कर रहे हैं। बाज़ार यानी कि बाहर की चीज़ें हमारी मार्केट में मिलना, हमारी चीज़ें बाहर की मार्केट में मिलना। आज की डेट में टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इतना आगे बढ़ गया है, आप मोबाइल से बैठे हुए एक देश के कोने से दूसरे देश में आप अपने मैसेज भेज रहे हो, वीडियो कॉल्स कर रहे हो, ऑडियो कॉल्स कर रहे हो, एसएमएस भेज रहे हो। ये सारी चीज़ें क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, आपस में जुड़ रहा है। टेक्नोलॉजी इधर से उधर पहुंच रही है, पैसा इधर से उधर पहुंच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आज की डेट में काम कर रही हैं, जैसे कि यूएनओ है। ठीक है, तो यूएनओ क्या है, ये भी वैश्वीकरण का ही एक परिणाम है कि आज की डेट में 193 मेंबर्स यूएनओ में बैठ के डिस्कशंस कर रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। और पूंजी एक देश की इधर से उधर जा रही है। ठीक है, डॉलर हो चाहे कुछ भी हो, विचार अगर कोई यूरोप का विद्वान है तो आज उसकी किताबें हम इंडिया में पढ़ रहे हैं। संस्कृति का आवागमन, वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया में आज की डेट में इतना ज़्यादा आ गया है, आपने देखा होगा। वैश्वीकरण कई अवसर प्रदान करता है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर प्रश्न और चुनौतियां भी खड़ी करता है। वैश्वीकरण अच्छी चीज़ है, हम नहीं कह रहे वैश्वीकरण खराब है, लेकिन इसके साथ साथ कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे राज्य की संप्रभुता का क्षरण, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाना। वैश्वीकरण से क्या होता है, सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि कोई भी सरकार की जो संप्रभुता है, जो उसकी एक ताकत है, जो अपने पे राज कर रहा है ना कोई देश, तो उसमें कमी आ सकती है। क्योंकि वैश्विक बाजार, वर्ल्ड जो ग्लोबल मार्केट है वो निर्णय ले रहे हैं, तो उसका असर पड़ रहा है हमारे देश के ऊपर। जो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, आईएमएफ हो गया, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, ये हमारी राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। हम अपनी नीतियां कैसे बना रहे हैं, हम अपनी नीतियां इन लोगों के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, जैसा ये बड़े बड़े संगठन कह रहे हैं हम उसके हिसाब से अपनी नीतियां बना रहे हैं।
सरकारें जो हैं वो आर्थिक निर्णयों पर अपना नियंत्रण खो रही हैं। जो भी आर्थिक निर्णय हो रहा है वो बड़ी बड़ी एमएनसीज को देखते हुए लिया जा रहा है। तो इससे नवनिर्वाचित सरकारों की नागरिकों की आवश्यकता पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता कम हो रही है। लोगों की क्या डिमांड है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लोकतंत्र इससे कमज़ोर होगा और सरकार तो कमज़ोर हो ही रही है। आर्थिक असमानता और लोकतांत्रिक घाटा, अब इसको समझते हैं। जब वैश्वीकरण होता है तो इसके कारण क्या होता है, संपत्ति का केंद्रीकरण बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी पैसा कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में। अमीर और गरीब के बीच की खाई गहरी हो रही है। अमीर तो पैसा कमा के आगे बढ़ रहा है मार्केट इकोनॉमी से, पर वो गरीब वहीं का वहीं है। ठीक है, आर्थिक, अब मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, आलू बेचने वाला कोई किसान अगर आलू बेच रहा है तो किसान आगे नहीं बढ़ रहा, वो किसान आज भी उधर ही है, लेकिन जो उस आलू से चिप्स बना रहे हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां आगे बढ़ चुकी हैं। तो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल था कि असमानता कितनी ज़्यादा आज की डेट में बढ़ चुकी है। ठीक है, और अगर मैं आगे आपको बताऊं, राजनीतिक प्रभाव समान नहीं रहता। जो राजनीतिक प्रभाव पहले था अब वैसा नहीं है। और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अभिजात वर्ग का कब्जा होता जा रहा है, यानी कि जितने भी बड़े बड़े हमारे संस्थान हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जो भी बड़े बड़े विभाग हैं, उसमें जो कुछ बड़े तबके के लोग हैं वही ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। सो ये भी एक तरीके से क्या है, उनका कब्जा हो रहा है। हाशिए पर जो रहने वाले लोग हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं, उनकी भागीदारी घटती जा रही है। तो जब आर्थिक शक्ति कोई पैसे के बल पे राजनीतिक शक्ति पर हावी हो रहा है, तब लोकतंत्र जो है वास्तविक नहीं है, सिर्फ एक नाम का रह जाता है। फिर है कॉरपोरेट शक्ति का उदय। आज की डेट में बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, निगम जिसको हम कहते हैं, उनका उदय हो रहा है। किसी भी देश की जो नीतियां बन रही हैं उसको ये कंपनियां प्रभावित कर रही हैं, अपने अकॉर्डिंगली नीतियां बनवा रही हैं। इसके अलावा ये इलेक्शंस के समय में पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा देती हैं, वो उनकी फंडिंग करवाती हैं चुनावों में, तो इससे भी लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। निवेश संबंधी निर्णयों के माध्यम से सरकारों पर दबाव डालती है। जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, सरकार पे पूरा प्रेशर रहता है इन बड़ी बड़ी कंपनियों का, क्योंकि वो पैसे देती हैं भाई सरकार को, और अच्छा खासा पैसे देती हैं। तो इससे हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुंच रही है। जो जन संप्रभुता है, जो लोगों के अपना कुछ एक वो अपनी पावर है, अपने देश को हम चला रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है। वो जवाबदेही, वो पारदर्शिता वो नहीं है, अब वैसी बात नहीं रही है। ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो रही है, अकाउंटेबिलिटी जिसे आप कहते हो, जवाबदेही कम हो रही है। तो जो कॉरपोरेट शक्ति का उदय हो रहा है ना, इससे हमारी राजनीतिक समानता के लोकतांत्रिक सिद्धांत को चुनौती मिल रही है। यानी कि जो राजनीतिक समानता थी वो अब नहीं है। ठीक है, सांस्कृतिक समरूपता और पहचान की राजनीति। होता क्या है, जैसे जैसे वैश्वीकरण आगे बढ़ रहा है, हम दुनिया के बाकी कल्चर्स के साथ जुड़ते जा रहे हैं, खासकर मुख्य रूप से वे जो वेस्टर्न कल्चर है हमारा उसके साथ। सो हो क्या रहा है, पश्चिमी उपभोक्ता संस्कृति, जो वेस्टर्न कंज्यूमर्स का कल्चर है कि हम वेस्टर्न चीज़ें खा रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। सो ये एक चीज़ है, मीडिया प्रेरित एकरूपता को। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि भाई मीडिया भी यही सब दिखा रहा है, और इससे हो क्या रहा है, जो हमारी सांस्कृतिक संस्कृति है, जो हमारी लोकल कल्चर है इंडिया का, वो धीरे 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 उसका वो एक नुकसान हो रहा है, वो ख़त्म होता जा रहा है। हमारी आइडेंटिटी का क्राइसिस आ गया है भाई। हमारी पहचान थी एक, ठीक है, अगर हम ज़्यादा वेस्टर्न बन जाएंगे तो आने वाले समय में कोरियन और वेस्टर्न कल्चर ही दिखेगा, इंडिया का अपना कल्चर तो गायब हो जाएगा। और राष्ट्रवाद और लोक लुभावनवाद बहुत ज़्यादा है, यानी कि नेशनलिज्म, यानी कि आप बोलोगे कि हाँ भाई हम देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाओगे, पर हो कुछ नहीं रहा, वायदा उन्हीं का हो रहा है जो पैसे वाले हैं। सो लोकतांत्रिक विमर्श अक्सर भावनात्मक और विभाजनकारी हो जाता है कि आप लोगों को बोल रहे हो, भड़का रहे हो कि हाँ ये वो, लेकिन वाकई में हो कुछ नहीं रहा है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी, मीडिया और लोकतंत्र के बारे में अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड डेमोक्रेसी, तो डिजिटल आज की डेट में ज़माना हो गया है। आज तक सूचना तक पहुंच बहुत इजीली हो जाती है, इन्फॉर्मेशन आपको 1 क्लिक में आपके पास आ जाती है। नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ रही है भाई, नागरिक घर बैठे सारी खबरें ले लेते हैं हर चीज़ की। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़ और हो रही है कि फ़ेक न्यूज़, गलत सूचना, ये भी बढ़ती जा रही है। निगरानी और डेटा का दुरुपयोग हो रहा है, आप किसी पे गलत निगरानी रख रहे हो या फिर आप किसी के डेटा को मिसयूज़ कर रहे हो, तो ये भी बहुत हो रहा है। और जनमत का हेर फेर, कि जनता क्या चाहती है
इसको आप अपनी तरफ से मैनिपुलेट करके दिखा रहे हो मीडिया में, जनता तो ये चाहती है जी। सो ये तो बहुत गलत है ना। टेक्नोलॉजी लोकतंत्र को सशक्त करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ गलत हो। लोकतांत्रिक संस्थाएं हमारी कमज़ोर होती जा रही हैं आज की डेट में। आज के लोकतंत्र में कार्यपालिका, जो हमारे नेता लोग होते हैं, सरकारें हैं, उनका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। विधायिका की भूमिका कम होती जा रही है, यानी कि संसद में कुछ इतना होता नहीं है, पहले ही सरकारें सब डिसाइड कर लेती हैं। संस्थाओं का राजनीतिकरण हो रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है भाई हर जगह। न्यायपालिका और मीडिया का विश्वास कम हो रहा है लोगों का। ना तो लोग अब कोर्ट पे विश्वास करते हैं, ना मीडिया पे विश्वास करते हैं, किसको देखें भाई। वैश्विक दबाव के नाम पर अक्सर आपातकालीन शक्तियों को उचित ठहराया जाता है। इमरजेंसी के टाइम पे ना कुछ सरकार के पास एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, जिसका मिसयूज़ भी होता है। बोला जाता है कि भाई आपातकालीन शक्ति का यूज़ कर रहे हैं, हम पे दबाव है, ये है वो है, जिससे कि इनको जवाबदेही ना हो इनकी कोई, है ना, क्योंकि उसमें जवाबदेही नहीं होती है। तो वैश्विक शासन और लोकतांत्रिक घाटा, इसको अगर हम समझे तो होता क्या है, वैश्विक जो संस्थाएं होती हैं उसमें अक्सर प्रत्यक्ष जन जवाबदेही बहुत कम होती है। आप चाहे यूएनओ की बात कर लो, आप थोड़ी ना वहाँ के यूएनओ के लोगों से जाके पूछ लोगे कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि कोई जवाबदेही तो है नहीं। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सीमित होता है, आप थोड़ी किसी को चुन के भेज रहे हो वहाँ पे। तो इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, लोग ऐसे नियमों के अधीन होते हैं जिनके लिए उन्होंने मतदान ही नहीं किया। तो लोगों को ऐसा भाव आएगा कि हम तो अलग थलग हैं भाई, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है यूएनओ से, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे। और ऐसे में फिर क्या होता है, वैश्वीकरण के खिलाफ बहुत लोग निकल कर आते हैं, जो वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन चलाते हैं। तो ऐसे आंदोलनों को बढ़ावा मिलता है और लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठ जाता है धीरे धीरे। और ऐसे में क्या है, ये वैश्विक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घाटा है। तो निष्कर्ष क्या निकला, तो आज के समय में लोकतंत्र में बहुत सारी चुनौतियां हैं, और विशेषकर वैश्वीकरण तो बहुत बड़ी चुनौती है। वैश्वीकरण ने कई अवसर दिए हैं, लेकिन इससे हमारे सरकारों की स्वायत्ता कम हो रही है, असमानता बढ़ रही है रिच पुअर गैप की वजह से। और लोकतांत्रिक जो पहले नियंत्रण होता था, जवाबदेही होती थी, वो अब नहीं रही। तो लोकतंत्र के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वैश्वीकरण के दौरान, ये इस युग में जो दबाव है, उसमें हमें जवाबदेही को बनाए रखना है, सरकार की शक्ति को, अपनी संप्रभुता को बनाए रखना है, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है हम कुछ कदम उठाएं। जैसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप क्या कर सकते हो, लोकतांत्रिक जो हमारी संस्थाएं हैं भाई, उसको मजबूत करो। सामाजिक आर्थिक न्याय, इस पे ध्यान दो, ताकि अमीर गरीब का वो जो गैप है वो कम हो। जो कॉरपोरेट शक्तियां हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, थोड़ा कंट्रोल में रखो उनको। जो वैश्विक शासन व्यवस्था है उसको लोकतांत्रिक बनाओ, लोगों से भी कुछ पूछो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, तभी तो वो जीवित रह सकता है लोकतंत्र, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।